सुजाता अपने कमरे में सफाई कर रही थी। तभी सुजाता का पति उमेश आता है और वो अपनी पत्नी सुजाता को बिना सर पर घूंघट रखे देखता है। बदतमीज, ये क्या है? तेरे सर से घूंघट कहाँ है? जरा भी शर्म है तुझे क्या? माफ करना, वो काम करते करते ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे? मुझे ध्यान देना चाहिए। तेरे लक्षण तो मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि तू सर पर घूंघट नहीं रखती। अगर ऐसे मेरा बड़ा भाई तुझे देख लेता तो? तुझे तो अच्छा लगता है ना ऐसे घूमना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मैं सच में सफाई करते करते भूल गई थी। और जेठ जी भी तो घर पर नहीं है, शहर से बाहर गए हैं, बताया था ना आपने। जेठ जी शहर से बाहर गए तो संस्कार इज्जत सब भूल जाएगी क्या? खुद तो ये छोटी हरकतें करती है और यही सब तू मेरे बच्चों को भी सिखाना चाहती है। यही है ना तेरा इरादा? आप तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। मैं बोल तो रही हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। सर से घूंघट क्या सर का, तेरी तो जुबान भी चलने लग गई। तुझे आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद अकेले भी जुबान नहीं चला सकेगी। उमेश सुजाता को काफी मारता है। उमेश अपने घर में हर औरत को घूंघट में रहने के लिए बोलता और अगर जरा भी घूंघट इधर उधर होता तो वो उसे खूब सुनाता या फिर उस पर हाथ भी उठाता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद सुजाता रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बेटी मधु आती है, जिसने बस सूट सलवार पहना था। उसके सर पर घूंघट नहीं था। सुजाता उसके सर पर चुन्नी से घूंघट कर। अरे मधु, तूने अपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं रखी? अभी तेरे पापा देखते तो आज फिर से घर में कलेश होता। माँ, ये क्या है? हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में भी हम ऐसे रहते हैं जैसे छोटे पिछड़े गांव में लोग रहते हैं। अरे घर की बहू घूंघट करती है, समझ आता है, लेकिन बेटी क्यों? अब मैं तुझे क्या समझाऊं बेटा। मैं खुद जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से यही देखती आ रही हूँ। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बिना घूंघट के देखकर तेरे पापा गुस्सा करते हैं। वैसे तो बड़े ऊंचे ख्यालों के बनते हैं पापा, लेकिन अपने घर वालों के साथ ही जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जल्दी से शादी हो जाए मेरी और इस पिंजरे से छुटकारा मिले। ऐसे क्यों बोल रही है मधु? तेरे पापा जैसे भी हैं, लेकिन कभी भी तेरा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। वो तो बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक तरीके में रहें, आजकल के बच्चों की तरह बेढंग के कपड़े ना पहने। माँ, आपने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, इसलिए हमें भी पापा की बात सुनकर अपनी बात को भूलना रहता है। लेकिन अगर आपने पापा के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता हमारे साथ। चुप कर, अपने पापा के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। यहाँ 100 काम सर पर पड़े हैं। तेरे भाई की शादी का दिन नजदीक आ रहा है और तू है कि अपने पापा की बुराई लेकर बैठ गई है। आज मैं बुराई कर रही हूँ, कल को आपकी बहू भी बुराई करेगी। सच बात तो हर किसी को बुरी लगती है। मधु अपनी माँ को ही अपने पापा के खिलाफ सुनाकर चली जाती है। सुजाता बेचारी खुद एक पतिव्रता स्त्री समझकर अपने आप को संभालती है और अपने पति के लिए काम करती है। एक चूं तक की आवाज नहीं निकालती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुजाता के बेटे अमर की शादी हो जाती है। सुजाता की बहू वैशाली एक आज की लड़की और खुले विचारों की थी। शादी की अगली सुबह वैशाली नाइट सूट में ही रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ उमेश आता है। बहू, ये तुमने क्या पहना है? अरे पापा जी, आप उठ गए। मैं आप सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। आज मेरी पहली रसोई है तो मैंने सोचा कि सबके लिए नाश्ते में कुछ अच्छा बना दूं। बहू, नाश्ता बनता रहेगा बाद में, लेकिन पहले जाकर ठीक से कपड़े पहन ले। घर की बहू ऐसे रहती है क्या? न सर पर घूंघट न साड़ी पहनी है। बड़ों का लिहाज थोड़ा तो रख लिया कर बहू। पापा जी, वो मैंने नाइट सूट इसलिए पहना हुआ है कि मैंने सोचा कि खाना बनाऊंगी तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैंने सोचा खाना बनाकर ही मैं कपड़े बदल लूं। तभी मैं नाइट सूट में ही खाना बनाने लगी। ये सब तेरे मायके में चलता होगा, लेकिन यहाँ नहीं। ये तेरा ससुराल है और ससुराल में ससुराल के तौर तरीके से रहना होगा, समझी तू? चल जाकर अपनी सास से तौर तरीके सीख। वैशाली अपने ससुर से ज्यादा बहस नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। वैशाली को पता नहीं था अभी के उसके ससुराल वाले कैसे हैं, इसीलिए अभी तक वैशाली को ससुराल में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद वैशाली अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल रही थी। वैशाली को बिना घूंघट के देखकर उसकी सास और ननद आती हैं। चलो, कोई तो आया घर में जो पापा के दकियानूसी ख्यालों से बाहर सोचता है। क्या मतलब मधु तुम्हारा? पापा जी की दकियानूसी ख्यालों से?
चुप कर मधु, तू जब बोलेगी तो उल्टा ही बोलेगी। और बहू ये क्या है, तुझे पता है ना कि तू एक नई नवेली दुल्हन है, और एक नई नवेली दुल्हन को ऐसे घर से बाहर निकलना क्या शोभा देता है। माँ जी, मुझे तो अच्छे से पता है कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ, तभी तो मैं इतना तैयार होकर सज कर बाहर जाती हूँ। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि आपके घर में नई दुल्हन आई है। हाँ, और लोग तुझे देखकर 100 तरह की बातें भी बनाए, है ना? तू यही चाहती है बहू? माँ जी, आप भी ना कैसी बातें करती हैं। भला लोग क्यों बातें बनाएंगे मुझे ऐसे देखकर? ये कटा फटा ब्लाउज और सर पर घूंघट नहीं है, कोई तुझे ऐसे देखेगा तो बोलेगा नहीं कि उमेश जी की बहू को जरा भी शर्म नहीं है। नई बहू का घूंघट तो इतना होना चाहिए कि उसकी शक्ल ही ना दिखे। माँ, ये कटा फटा ब्लाउज नहीं है, बल्कि फैशन है। चुप कर तू, तेरा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। मुझे भी सब पता है कि क्या फैशन है। माँ जी, उमेश जी के घर में बहू आई है। हाय राम, बहू तो अपने ससुर का नाम कैसे ले सकती है? माँ जी सुनो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। मैं तो यही कहूँगी कि आपको भी अपनी रंगत में बदलाव लाना चाहिए। देखना, ससुर जी तो आपको देखकर ही पिघल जाएंगे। चुप कर, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। मैं तेरी सास हूँ, माँ नहीं जो कुछ भी बोले जा रही है। सास भी तो माँ जैसी ही होती है ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है। मैं नहीं जाऊंगी तब तक वो केक भी नहीं काटेगी। मैं जा रही हूँ। वैशाली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात पूरी नहीं सुनती। वैशाली की ये बात उमेश को पता चल जाती है। उमेश शाम को अपनी बहू के घर आने का इंतजार करता है और शाम को वैशाली घर आती है। बहू, ये क्या है? तेरा घूंघट कहाँ है? जाने दीजिए ना, अभी नई आई है घर में, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? पापा जी, मैंने घूंघट नहीं डाला हुआ तो क्या हुआ? इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बस कर बहू, थोड़ी तो शर्म रख। उमेश ने अपनी बहू को थप्पड़ मारा ही था कि वैशाली का पति अमर आ जाता है और ये सब देखकर बोलता है, पापा ये क्या कर रहे हो आप अपनी बहू पे हाथ कैसे उठा सकते हो? अपनी पत्नी को समझा। अरे बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन यहाँ तो बहू ही घर की इज्जत को नीलाम करने पर लगी हुई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो पापा जी ने मुझ पर हाथ ही उठा दिया? क्या कर दिया? अरे घूंघट कहाँ है? तुझे पता है ना, हमारे घर में औरतों की सर पर हमेशा घूंघट होना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से पापा आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी बहू पे हाथ उठा के। बहू को सबक सिखाना जरूरी था। अरे आज इसे सबक मिल गया है, अब देखना ये आगे कभी ऐसा नहीं करेगी। बस पापा, बस बहुत हो गया। मैंने हमेशा माँ को और मेरी बहन को आपकी बेतुकी बातों के कारण दबते हुए देखा है, और अब तो आप मेरी पत्नी के साथ भी ये कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, छोड़िए सब बातें। माँ, हमेशा आपने ही तो रोका है मुझे, और आपके रोकने के कारण आज पापा ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अमर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने पापा की एक नहीं सुनता। आरोही परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी आरोही का बॉयफ्रेंड पीयूष आता है। क्या हुआ आरोही, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? और अचानक से तुमने इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना घर में? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी ठीक नहीं है पीयूष, मैं गर्भवती हो गई हूँ और तुम्हें पता तो है ना कि मेरे माँ पापा कोई नहीं है। मैं अपनी मामी के साथ रहती हूँ। मामी तो वैसे भी मुझे इतना मारती रहती है और अब पता नहीं क्या होगा। क्या तुम गर्भवती हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूँ? क्या होगा अब आरोही? मैं क्या बताऊँ कि क्या होगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। पीयूष कुछ करो ना तुम। एक तो तुम नाबालिग हो, अगर हम किसी हॉस्पिटल गए तो हम पर केस भी हो सकता है, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मुसीबत और भी बढ़ सकती है। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं मामी से क्या कहूँगी। वो तो मुझे जिंदा जला देंगी, हर रोज ताने देती रहती है, और अगर इस बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। आरोही, हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम मेरे घर चलो, मैं अपनी माँ से झूठ बोल दूंगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है। कुछ दिनों तक तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। और मेरी मामी का क्या? वो तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देंगी कि उनकी बेटी भाग गई। ये खबरें तो आग की तरह फैलती हैं। नहीं नहीं, ये करना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। देखो, अगर तुम अपनी मामी के घर रही तब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करना, तुम अपनी मामी को बोल देना कि तुम गांव जा रही हो चाची के घर, वो तो ठीक रहेगा ना? हाँ, ये ठीक रहेगा, तब तो मामी को कुछ नहीं पता चलेगा। पीयूष उसी शाम आरोही को अपने घर लेकर चला जाता है। पीयूष की माँ जानकी दोनों को देखती है। अरे पीयूष बेटा, ये कौन है?
तू क्या अपनी किसी दोस्त की बहन को घर लाया है? नहीं नहीं माँ, ये मेरे किसी दोस्त की बहन नहीं है, बल्कि ये मेरी पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आरोही का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैंने आरोही से शादी कर ली और ये अब यहीं रहेगी। ये छोटी सी बच्ची को घर लेकर आया है और बोल रहा है कि शादी कर ली। अरे कोई देख लेगा या सुन लेगा तो हमें थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। माँ आप गलत समझ रही हो, आरोही छोटी नहीं है और ना ही बच्ची है। दरअसल ये बोनी है। तुझे पूरी दुनिया में एक यही बोनी लड़की मिली थी क्या शादी करने के लिए? बाकी दुनिया की लड़कियां मर गई हैं क्या? इस बोनी बहू को मेरे मत्थे डाल रहा है। माँ ये घर मेरा भी है और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इसी घर में रहूं तो आपको आरोही को भी अपनाना पड़ेगा और इसे भी इस घर में रहने देना होगा। माँ जी, आप पीयूष जी की बातों का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, ये मुझसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार करते हैं, तभी तो ये कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन माँ जी, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतनी बड़ी शिकायत तो ले ही आया है, अब भी कोई शिकायत का मौका देना बचा है क्या? अब तो लोगों को भी मिल गया मौका मेरा मजाक बनाने का। जी भर कर हंसेंगे सब मुझ पर। जानकी अपने बेटे की बात मानती तो नहीं है, लेकिन अपने बेटे की बातों के आगे मजबूर हो जाती है और आरोही को घर में रहने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही एक दिन आरोही को काफी ज्यादा उल्टियाँ आ रही थी। आरोही की आवाज सुनकर वहाँ जानकी आती है। अरे बहू, तुझे उल्टी आ रही है? अब तक मैं तुझसे नाराज थी तो तूने मेरे बेटे को फंसा लिया, लेकिन अब तू गर्भवती है, ये सुनकर तो मेरी नाराजगी ही मिट गई। मैं तो बहुत खुश हूँ बहू, बहुत खुश हूँ। माँ जी माफ कर दो, सच में जो भी हुआ गलती से हुआ। इसमें पीयूष की या फिर मेरी कोई गलती नहीं है। हमें माफ कर दो, हम दोनों बहुत डर गए थे, इसलिए बस हमने आपसे। अरे बहू, डरना कैसा, ये कोई डरने वाली बात थोड़ी है, ये तो इतनी खुशी की बात है। और मैं समझ रही हूँ कि ये पल थोड़ा अजीब होता है, समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। माँ जी, लेकिन आपको ये बात पता कैसे चली? मैंने तो आपको नहीं बताई थी, फिर आपको पीयूष ने बताई कि मैं गर्भवती हूँ, ताकि आप मेरा ज्यादा ख्याल रखो। बहू, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, तजुर्बा है मेरा। लड़की के चेहरे के निखार से ही बता सकती हूँ कि कोई तो बात जरूर है। और यहाँ तो तुझे उल्टियाँ भी हो रही हैं। माँ जी, बस उल्टी होने से आपको ये पता चल गया कि मैं गर्भवती हूँ। और नहीं तो क्या बहू, मैं तेरी सास हूँ, मैं छोटी बड़ी सारी बातें समझती हूँ अच्छे से। जानकी आरोही के माँ बनने की खुशी की खबर सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और अपनी बहू का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, ताकि उसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। कई दिन तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद जानकी की पड़ोसन भारती हाथ में मिठाई ले आती है। अरे भाई, ये ले मिठाई खा, वो मेरी बहू को लड़का हुआ है। अच्छा, इतना समय हो गया हम दोनों को इस मोहल्ले में रहते हुए, लेकिन आज भी तू बहुत बातें छुपाती है। मुझे दूसरे लोगों से पता चलती है बातें। दूसरे लोगों से पता चलती है? अरे ऐसी क्या बातें हो गई जो मैंने नहीं बताई तुझे? यही कि तेरी बहू आ चुकी है घर में, तेरी बहू गर्भवती भी है। अब बताओ भला, मुझे ये सब पता ही नहीं है। बहू का ख्याल रखने में ही पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए कभी मिलना ही नहीं होता। अगर मिलना होता तो मैं तुझे बताने जरूर आती। तेरी बहू आई है ये बात तो पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन तेरी बेटी भी आई है ये तो किसी को नहीं पता। तूने अपनी बेटी को भी सबसे छुपा कर रखा है क्या? ये मेरी बेटी नहीं, बल्कि यही मेरी बहू है। ये तो बोनी है। मुझे तो लगा तेरा बेटा इतना अच्छा है तो उसकी पत्नी भी कोई जोड़ीदार ही होगी, लेकिन यहाँ तो इतने अच्छे लड़के को बोनी मिली है। बस हाँ भारती, मुझे अपनी बोनी बहू पर हंसी तो आती है, लेकिन कोई बाहर वाला मेरी बोनी बहू का मजाक बनाए ना तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये मुझे इस घर का वारिस देने वाली है। अच्छी बात है, ये बोनी तेरे घर को वारिस दे रही है, लेकिन देख तो कैसे नाटी सी है। कोई ना मिली तेरे बेटे को, अगर नहीं मिली तो मुझे ही बता देती, मैं एक से एक अच्छे रिश्ते बताती। अब तुझसे क्या ही उम्मीद करे, जिसकी बहू का वजन ही घर के 4 लोगों से भी ज्यादा है। वो भी तो तेरी ही पसंद थी ना। अपनी बहू तो कोई अच्छी सी ला नहीं पाई, अब यहाँ मुझे ज्ञान दे रही है। जानकी की बात सुनकर भारती को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। आरोही भी घर को अच्छे से संभाल रही थी।
लेकिन अब भी आरोही के मन में शादी की बात को लेकर डर बैठा हुआ था। एक दिन जानकी, आरोही और पीयूष बैठे हुए थे, तभी आरोही की मामी सुधा आती है। अरे बेटा आरोही, तेरी चाची का घर अपने ही मोहल्ले के पड़ोस वाले मोहल्ले में है। ये बात मुझे आज पता चल रही है। चाची और भतीजी का राम मिलाप हो गया ना, या कोई अब भी कसर रह रही है? मामी जी आप? बहू ये कौन है? और बहन जी, ये इसकी चाची का घर नहीं बल्कि इसका ही घर है। इस घर की बहू है ये। मैं बताती हूँ आपको, ये मेरी भांजी है और इसने आपके बेटे से शादी नहीं की। यहाँ तक कि ये बालिग भी नहीं है, 17 साल की ही है ये अभी। दोनों ने अपना झूठ छुपाने के लिए ड्रामा किया था। क्या? मैं जिस गर्भवती बोनी बहू को अपनी बहू समझ रही थी, वो बोनी नहीं बल्कि नाबालिग है। माँ, हम दोनों बहुत डर गए थे, बस इसलिए झूठ बोला, लेकिन कुछ दिनों में आपको सच बताने ही वाले थे। अब क्या, अब तो कांड कर दिया। अब अगर ये बात बाहर निकलेगी तो हम दोनों परिवारों की बदनामी होगी। इससे तो अच्छा यही है कि हम किसी मंदिर में दोनों की शादी ही करवा दें। आज तक कभी भी मैंने आरोही का भला नहीं चाहा, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि उसके साथ कभी बुरा ना हो। अगले ही महीने आरोही बालिग हो जाएगी। आरोही और पीयूष का झूठ सबके सामने आ जाता है। ये सब जानने के बाद अगले महीने आरोही के जन्मदिन पर ही एक मंदिर में उन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है।